नमस्कार। बंगाल के इस ऐतिहासिक चुनाव पर बने इस बेहद खास और ऊर्जा से भरे नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज की चर्चा कोई आम राजनीतिक बहस नहीं होने वाली है। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उस सीस्मिक शिफ्ट को डी कोड करेंगे जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। बंगाल, जहां की राजनीति हमेशा से बाकी राज्यों से अलग रही है, वहां अभी जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, बल्कि एक पूरी विचारधारा, एक पूरी आइडियोलॉजी का पलट जाना था। तो आखिर पर्दे के पीछे क्या हुआ, कौन सी मास्टर स्ट्रैटेजीज बनाई गईं और जमीनी हकीकत कैसे बदल गई? आइए इस मास्टर क्लास में एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। ओके, चलिए इसमें डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं इस एक छोटे से पर बहुत ही हैरान कर देने वाले नंबर से 80 यानी 80। बंगाल की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए ये नंबर लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। आजादी के बाद से पिछले 80 सालों के लंबे अरसे में बंगाल ने सिर्फ 3 तरह की सरकारों का राज देखा है। ये अपने आप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां ऐसी ही आसानी से सत्ता परिवर्तन नहीं होता। इस टाइमलाइन को देखने पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। 1977 से पहले तक यहाँ कांग्रेस का लंबा राज था। उसके बाद 1977 से लेकर 2011 तक लेफ्ट यानी सीपीआईएम का दौर रहा और फिर 2011 से टीएमसी का प्रशासन। तो जब 80 सालों से चले आ रहे इस 3 सरकारों वाले हिस्टोरिक साइकिल को तोड़कर किसी चौथी पार्टी का आना होता है ना, तो उसको राजनीतिक भूकंप ही कहा जाएगा। इतने लंबे टाइम तक एक ही ट्रैक पर चलने वाले स्टेट में अचानक से एक नई आइडियोलॉजी का एस्टैब्लिश होना सीरियसली कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेक्शन 1, बंगाल का नया पॉलिटिकल एरा। जैसा कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, ये सिर्फ लीडरशिप चेंज का मामला नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है ना। इन नंबर्स पर थोड़ा गौर किया जाए तो हैरान होना लाजमी है। 45.84% वोट शेयर के साथ सीधे 206 सीट्स। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? पिछले चुनावों के मुकाबले वोट शेयर में सिर्फ 5% का इजाफा हुआ था। सिर्फ 5%। और इस छोटे से जंप ने लिटरली 206 सीटों का मैसिव फासला तय कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल लीप है। चलिए इस बदलाव को थोड़ा और माइक्रो लेवल पर देखते हैं। टोटल 119 सीट्स ऐसी हैं जहां रूलिंग पार्टी को रिप्लेस किया गया। और सबसे बड़ी बात, इन 119 में से 74 सीटें वो थीं जिन्हें पिछले 3 टर्म से यानी करीब एक दशक से लगातार जीता जा रहा था। जब एक डिकेड पुराने इतने मजबूत गढ़ इस तरह से ढह जाते हैं तो ये क्लियरली दिखाता है कि जमीन पर वोटर सेंटिमेंट कितना डिसाइसिव हो चुका था। दूसरा सेक्शन है इस जीत के पीछे की स्ट्रैटेजी। आखिर ग्राउंड पर ऐसी कौन सी माइक्रो स्ट्रैटेजीज अपनाई गईं जिसने इस नामुमकिन लगने वाले टास्क को अंजाम दिया? आइए पॉलिटिकल एनालिस्ट्स की नज़र से समझते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये रिजल्ट हवा में नहीं आया। इसके पीछे एक बहुत ही प्रिसाइज बूथ लेवल और डिजिटल मास्टर प्लान काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के हिसाब से सुनील बंसल और अमित मालवीय जैसे रणनीतिकारों ने मिलकर एक ऐसी फौज खड़ी की जिसमें करीब 3000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे। उन्होंने बूथ लेवल के डर को खत्म करने पर फोकस किया और लोकल लेवल की बाहरी दखलंदाजी को पूरी तरह बाईपास कर दिया। साथ ही राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट से आए लीडर्स के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन बनाया वो लिटरली एक गेम चेंजर साबित हुआ। तीसरा हिस्सा, इकोनॉमी और माइग्रेशन का मुद्दा। कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं आती जब तक पब्लिक के अंदर कोई गहरी सामाजिक आर्थिक बेचैनी ना हो। आखिर बदलाव की मांग उठी क्यों? अगर हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो बंगाल लंबे समय तक एंटी इंडस्ट्री और एंटी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज का सेंटर रहा है। लेफ्ट हो या उसके बाद की गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी लगभग वही रही। लेकिन इस बार एक क्लियर आइडियोलॉजिकल टकराव दिखा। एक तरफ वही पुरानी एंटी इंडस्ट्री अप्रोच थी और दूसरी तरफ एक प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का नया पिच। एक डबल इंजन ग्रोथ का वादा जिसने उन लोगों को डीपली अट्रैक्ट किया जो बरसों से सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन देख रहे थे। और उस इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन की असलियत इस एक नंबर में छिपी है, 5000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। डेटा बताता है कि साल 2011 से लेकर 2025 के एस्टिमेटेड टाइम के बीच करीब 5000 कंपनियां या तो बंगाल से पूरी तरह शिफ्ट हो गईं या हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज के बंद होने का रिजल्ट क्या होगा? सीधा असर जॉब्स पर पड़ना था।
और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है उस मैसिव डेमोग्राफिक इम्पैक्ट को। जॉब्स की तलाश में बंगाल के करीब 50 लाख यूथ को माइग्रेट करना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। और जब यही 50 लाख लोग कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या दूसरे डेवलपिंग स्टेट्स में काम करके वापस आए, तो उन्होंने वहां का डेवलपमेंट देखा। वे अपने साथ एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए, जिसने बंगाल के अंदर भी एक नई तरह की इकोनॉमी की डिमांड को आग की तरफ फैला दिया। सेक्शन 4, चुनाव आयोग और सिक्योरिटी की भूमिका। बंगाल के चुनावों में ग्राउंड रियलिटी को समझना इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। एनालिस्ट का साफ मानना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती ने सारा खेल बदल दिया। उनका मेन टारगेट था बूथ लेवल पर माहौल को सुरक्षित करना। और जब ये डर कम हुआ तो जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, डर खत्म होने से शांत और संपन्न मतदाता बाहर निकल सके। यानी जो लोग पहले इंटिमिडेट होकर वोट डालने नहीं निकलते थे, उन्हें फाइनली सेफ फील हुआ। और ये सेफ फीलिंग सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि नंबर्स में दिखी। उदाहरण के तौर पर कोलकाता की एफ्लुएंट हाई राइज सोसाइटीज को ही ले लीजिए। जिन एरियाज में पिछले इलेक्शंस में बमुश्किल 62% वोटर टर्नआउट होता था, वहां इस बार सीधे 90% वोटिंग हुई। जब फियर फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाता है तो साइलेंट वोटर्स किस तरह बाहर आकर अपना डिसीजन सुनाते हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। भवानीपुर और नंदीग्राम का महामुकाबला, वो हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड्स जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन का नैरेटिव सेट कर दिया। नंदीग्राम की लड़ाई इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा याद रखी जाएगी। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का अपनी ही सीट हार जाना इतिहास में बहुत रेयर होता है, और वो भी उस चैलेंजर के हाथों जो उनकी ही पार्टी का हिस्सा रहा हो और उनकी सारी स्ट्रैटेजीज को इनसाइड आउट जानता हो। शुभेंदु अधिकारी के हाथों हुई इस हार ने साइकोलॉजिकली इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, जिसने पूरे चुनाव का माहौल ही पलट दिया। आखिरी सेक्शन, बंगाल की राजनीति का भविष्य। सत्ता बदल चुकी है, इतिहास रचा जा चुका है, लेकिन इलेक्शन एनालिस्ट्स आगे के लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। फिलहाल यही एक सवाल है जो हर पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर में गूंज रहा है। एनालिस्ट की प्रिडिक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। उनका मानना है कि नए लीडरशिप के रूप में 1 से लेकर 10 तक सबसे ऊपर शुभेंदु अधिकारी का ही नाम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 72 साल की उम्र में पुराने नेतृत्व का प्रभाव अब थोड़ा फेड होता दिख रहा है। और अगर बात करें युवा नेतृत्व यानी अभिषेक बैनर्जी की, तो एक्सपर्ट्स उनके लिए आने वाले 4 साल काफ़ी धुंधले बता रहे हैं, जिसमें उन्हें पॉसिबल लीगल बैटल्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट, यहाँ से ओल्ड गार्ड का डिक्लाइन और एक नए अग्रेसिव लीडरशिप का राइज प्रोजेक्टेड है। तो सवाल वही रह जाता है, क्या बंगाल का ये परिवर्तन सच में एक नए दौर की शुरुआत करेगा, या राजनीति एक बार फिर कोई नया टर्न लेगी? ये सब आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव, फैक्ट बेस्ड और डीप एक्सप्लेनर्स के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शिक्षा और जागरूकता के इस सफर में ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।